जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीडीएस हो गया, सीएपीएफ, एनडीए, जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को। और अभी हमारा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में शायद एनडीए का अभी चल रहा है 2024, और इससे पहले मैंने सीडीएस ख़त्म कर रखा था। सीडीएस के जितने भी एग्जाम थे, ये 2024 में 2 एग्जाम हुए थे, इन सारे क्वेश्चन को मैंने ख़त्म कर दिया। इससे पहले सी ए पी एफ भी ख़त्म हो रखा है। तो जिस भी बच्चे को ये पी डी एफ चाहिए, एनिमेटेड और ब्लैंक दोनों, इस वाले टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ तक कल खत्म कर रखे थे उससे आगे आज चलते हैं। देखो अभी चल रहा है एनडीए का, इससे पहले सीटीएस तो क्लियर हो रखा था पूरा उसका पेपर। और जैसे ये पॉलिटी खत्म होगा उसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 58 खत्म, अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी बच्चे हो आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ो, और नेक्स्ट ईयर से जब भी क्वेश्चन लगाएंगे 2023 का, तो वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो मैसेज करते हो तो उसके लिए भी है कि वो इंग्लिश मीडियम भी लग जाएगा। अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अधीन, ठीक है, अभी पहले इसका आंसर तो देखना है ही। अभी पहले देखो 191 क्या कह रहा है, इसको भी डिटेल से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो कि अधीन कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित तो होगा। ठीक है, यदि वह व्यक्ति, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ भी पढ़ा करो ये क्या बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन ये सही है। कितना वर्ड यहाँ पे पूछ लेता है गलत है, और बच्चे ये वाले स्टेटमेंट पढ़ के आंसर लगा देते हैं सही। तो देखो 191 क्या कहता है, आर्टिकल 191 को अगर देखें, आर्टिकल 191, इस आर्टिकल में ना स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस वाले आर्टिकल में जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो यहाँ पे ना स्पष्ट रूप से कहा गया है किसी राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल राज्य के विधानमंडल, इसको थोड़ा सा ना मोटा कर देते हैं, जस्ट वेट, हाँ अब दिखेगा सही से, ऐसे ना बहुत पतला हो जाता है। इसका कहना है राज्य की विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है, के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, राज्य विधानमंडल के अयोग्यता से संबंधित है, जिसमें कि लाभ के पद का वर्णन किया गया है। अब ये लाभ का जो पद है ना, ये वाला, ये यहाँ पे देखो लाभ का पद जो है, इसको ध्यान रखना कि इसको संविधान में कहीं पे वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ना इसको अगर ऐसे लिख लोगे, इसे यहाँ पे लिख लो, इसे संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, क्या गया है। अब कितने बच्चे को ये पता भी नहीं होगा कि ये लाभ का पद क्या है और किसको किसको लाभ के पद में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ध्यान देना कि बहुत सारे ऐसे टर्म जैसे राष्ट्रपति हो गए, सांसद हो गए, इन सब चीज़ को ना लाभ का पद नहीं माना जाता है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ को। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे जब, अब कभी भी लाभ का पद दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीवाईक्यू में रिपीट है। पीवाईक्यू करने का यही मतलब होता है कि जब भी आप फिर बुक पढ़ो तो आपको दिमाग में एक क्लैरिटी रहे कि नहीं यहाँ पे ना ये चीज़ आ गया है। ठीक है, और अगर एक चीज़ देखोगे ना, ये इसे संविधान में स्पष्ट रूप से तो वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन इसको ना दो तीन जगह अनुच्छेद में देखा जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 102 का 1 और सब क्लॉज ए जो है, यहाँ पे भी लाभ के पद का थोड़ा सा चर्चा मिलता है। उसके बाद आपका जो ये आर्टिकल है इसमें तो है ही आर्टिकल 191, इसका भी सब 1 का सब क्लॉज ए, यहाँ भी लाभ के पद का थोड़ा सा वर्णन मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से लाभ का पद है क्या वो संविधान में नहीं वर्णित ही नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। और लाभ का पद अगर देखोगे तो लाभ के पद को निर्धारित कैसे करते हैं, उसमें देखा जाता है कि नियुक्ति कौन करता है, सरकार करता है या प्राइवेट करता है। तो ये सब चीज़ को ना जब बुक पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना वहाँ पे। ठीक है, और अगर एक चीज़ देखोगे कि लाभ के पद का जैसे कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी हो गया आपका, या सरकारी बोर्ड या निगम के सदस्य, ये सब क्या है, ये सब लाभ के पद का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 191 के अधीन कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए
सदस्य होने के लिए निर्हर्त्य होगा। इसको मतलब बोलते हैं इन एलिजिबल। अगर इंग्लिश में देखोगे ना तो ये निर्हित को बोलते हैं इन एलिजिबल। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी का क्लिष्ट शब्द आ जाता है, इसको इंग्लिश में पढ़ लिया करो। कोई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हो तो उसको समझ में तो आएगा नहीं ये निर्हित है क्या। तो उसके लिए इन एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब योग्य और इन एलिजिबल मतलब अयोग्य का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। ठीक, उसके बाद बोलता है किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब दोनों हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद आंसर करना। बोल रहा है निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र घोषणा, ठीक है, प्रसंविदाओं पर विचार कीजिए। और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, और ये भी पढ़ना जरूरी है कि पूछ क्या रहा है, सही कालानुक्रम पूछ रहा है, आदि से प्रारंभ करते हुए। देखो इस प्रकार का ना जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा होनी भी चाहिए। कितना याद रखेगा आगे पीछे। तो अगर एग्जाम में, रियल एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो कोशिश करो पहले इजी क्वेश्चन करने का, बाद में ये सब क्वेश्चन देखना। हालांकि अभी तो यहाँ पे सब क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं पर, परिसंबंधाओं पर विचार कीजिए, और ये बोल रहा है कि इसका सही कालानुक्रम आदि से लेके प्रारंभ करते हुए लगाओ। तो देखो अगर इन सब का ना टाइम पीरियड देखोगे तो ये जो है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, तो ये सबसे पहले आया था आपका 1948 में। ठीक, कब आया था? 1948 में। फिर क्या बोल रहा है कि मानव महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर, ये बोल रहा है कि महिला जो है, जितने भी वुमेन हैं उनके प्रति जो भी हिंसा होता है या फिर जो भी भेदभाव होता है उनके प्रति उन्मूलन पे, तो ये आया था 1980। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, शरणार्थियों पर अभिषेक कन्वेंशन बोल रहा है, शरणार्थी जो एक दूसरे से दूसरे देश जाते हैं तो उसके लिए बोल रहा है। तो ये आया था आपका 1951 में। ठीक है, कब आया था? 1951। ठीक, उसके बाद ये है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, तो ये आया था। इधर लिख दें क्या? जस्ट वेट, इसका पेन का ना कलर चेंज कर देते हैं फिर अच्छे से दिखेगा। तो ये आया था आपका आर्थिक वाला 1966 में। तो बताओ अब इसका ना वो टाइम पीरियड के अनुसार लगा दो कहाँ पे कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले कौन आया था? तो यही बोल रहा है कि इसका ना कालक्रम से लगाओ। हालांकि ये ईस्वी उसवी मत याद रखना है, ऐसा उठपटांग सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछते रहता है बार बार, कभी कभी ना 2-3 क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, तो उसके लिए ये नहीं है बैठ के रटने लग जाना सब। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले कौन है, 4 नंबर, ये 4, सॉरी ये 4 नहीं, सबसे पहले 1 नंबर है 1948 वाला। ठीक, तो एक देखो यहाँ 3 में है, ये 3 ऑप्शन, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो फिर क्या है, एक के बाद 1951 देखोगे तो 4 है, एक के बाद 4, तो यहीं पे एक के बाद 4, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को अगर डेट वेट नहीं याद है तो मत याद रखना, ऐसा भी कोई इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं कि जो कि इसमें कुछ याद रखो ऐसा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और इसमें अगर एक दो चीज़ और ऐड करना चाहोगे तो कर लो ऐड, कि ये जो है ना ये मानवाधिकार वाला, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? महासभा द्वारा, महासभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये बोल रहा है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अभाव वंचित सामाजिक श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के साधन के रूप में भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक के दौरान पृथक निर्वाचन वर्ग के मुद्दों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब ये कथन पे बोल रहा है विचार करने के लिए, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, फिर बोल रहा है कौन सा सही है। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये सार्वभौम मताधिकार जो ये है क्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है इसका मतलब था कि मतलब सबको ना मत देने का अधिकार होगा, जैसे अभी ये सब क्या करते हैं वोट देते हैं ना, उसी टाइप से सार्वभौम वयस्क मताधिकार था कि जितने भी वयस्क हैं, पहले होता क्या था कि समाज समाज क्या था, असमान था, मतलब कुछ ही
जो कुलीन वर्ग थे हमारे, वही सब वोट देते थे, वही सब सिलेक्ट करते थे कि हाँ यहाँ पे ये बैठेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हटा के यही बोल रहे हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अभाव में वंचित सामाजिक श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो ये सुरक्षित करने के साधन के रूप में भारत में 20वीं शताब्दी के, कौन शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे कोचिंग वाले का, ठीक है, प्लस यूपीएससी का, दोनों का अलग अलग आंसर है। अगर यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने इस वाले स्टेटमेंट को भी सही माना है, ठीक है, इसको सही माना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 138। अगर इसका आंसर देखोगे जो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनडीए का है 2024 फर्स्ट का, और यहाँ पे देखो 138 नीचे ऊपर, जस्ट वेट, ये 138 का डी, मतलब डी में ऑल थ्री राइट है। लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले ने इस वाले ये जो यूपीएससी का 2024 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया है केवल दो, पता नहीं कैसे दिया है, बट उसने दिया है जैसे ये ऑप्शन, ये जैसे दो दिया है। तो ये बहुत सारे कोचिंग वाले का क्लेम है, और यूपीएससी ने अपना ये दिया है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखोगे ये एनडीए का ही है, एनडीए फर्स्ट पेपर ही कर रहे हैं अभी हम लोग, एनडीए 2024 का फर्स्ट पेपर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो बताते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर, पहले उस क्वेश्चन को मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को सर्च करता हूँ चैट जीपीटी वगैरह पे, बहुत सारे आर्टिकल पे, और बहुत सारे कोचिंग वाले जो अपने अपने वेबसाइट वगैरह पे करवाते हैं, उसका भी रिसर्च करता हूँ। उसके बाद यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर किए उससे भी मैच करता हूँ, उसके बाद आपको कोई आंसर बताता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आंसर गलत होने का संभावना थोड़ा सा कम हो जाता है पर्सनली, इस जो अभी सीरीज आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेल रिसर्च करके आपके पास कोई आंसर लाता हूँ। जैसे एक लेयर ये है, ठीक, एक लेयर तो मैं खुद से पहले जितना मैं पढ़ा हूँ उसके बाद दूसरा लेयर है बहुत सारे कोचिंग वाले जो क्लेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा लेयर चैट जीपीटी वगैरह, चौथा लेयर आता है यूपीएससी का खुद का आंसर की, उसके बाद आप तक कोई आंसर पहुंचता है, समझ रहे हो, इतने लेयर पार करके। तो मे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, मैं भगवान नहीं हूँ, बट हाँ दूसरे के तुलना में बहुत कम गलती करूँगा पक्का। गलती तो यूपीएससी से भी हो जाती है, कभी कभी कोई क्वेश्चन देखते हो गलत कर देते हैं यूपीएससी खुद ही। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और सब कुछ को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अभाव में वंचित सामाजिक, और ये चीज़ सार्वभौम वयस्क मताधिकार तो समझ चुके हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि ये बोल रहा है एमसी राजा के अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, पहले इसी को समझते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन था क्या, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका स्थापना पहले देखो किया किसने था, ठीक है। ये जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब जो थे हमारे, अम्बेडकर। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले कि इनकी स्थापना किसने किया, इसको इसको जस्ट वेट, बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। इसकी स्थापना ही किए थे बी आर अम्बेडकर साहब, और क्यों किए थे, क्योंकि उस टाइम ना दलित को क्या कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। तो उनकी हक के लिए, उनकी हिस्सा के लिए और उनके सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ये वाला, ये जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का स्थापना किया गया था, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर देखोगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग के नेताओं पे सम्मेलन, अब इसको पहले देखते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीडर्स कॉन्फ्रेंस के पृथक निर्वाचन की वर्ग की मांग की थी। तो देखो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीडर कॉन्फ्रेंस था, यह संस्था भी क्या करते थे, दलित के मान मर्यादा, उनके प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, लीगल लड़ाई। इनकी भी स्थापना किसने किया था, स्थापना अगर देखोगे तो इनकी भी स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब, जो कि हमारे जितने भी अगर देखोगे ना दलित वगैरह से ये आते हैं, तो उसमें मोस्टली बी आर अम्बेडकर साहब जी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं के बदौलत तो आज जितने भी हमारे दलित भाई हैं सब सब अच्छे से रह रहे हैं, और ये संविधान में एक विशेष जगह मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है कि सितंबर 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन वर्गों के अधिकार को मान्यता दी। अब देखो 1932 का अगर देखोगे ना सांप्रदायिक, तो यहाँ से ना एक चीज़ ध्यान रखो, पूना पैक्ट कुछ याद आ रहा है क्या, पूना पैक्ट। अब आप लोग बताओ पूना पैक्ट हुआ किसके किसके बीच था, ठीक है, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। मैं एक बता देता हूँ, गांधी जी थे एक एक तरफ,
और दूसरी तरफ कौन थे आप लोग बताना, ठीक है। तो पूना पैक्ट भी यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप। और यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट को देखोगे, स्टेटमेंट 3 ये बोल रहा है सितंबर 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन वर्गों के अधिकार को मान्यता दी थी। तो हालांकि ये भी आपका सही है। एक बात बताओ, ये तीनों सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर, अगेन मैं बोल रहा हूँ, राइट आंसर यहाँ पे ये यूपीएससी ने दिया है। और बहुत सारे कोचिंग वाले राइट आंसर बी मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को यूपीएससी का आंसर फॉलो करना है। तो राइट आंसर इज द डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, या फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, वित्त आयोग के बारे में बोल रहा है, ये वित्त आयोग से रिलेटेड है। अभी वित्त आयोग को ना देखने से पहले इसका अनुच्छेद देखते हैं, इसका पूरा फंक्शन कैसे कैसे काम करता है वो देखते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। देखो वित्त आयोग ना, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये आपका संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय? संवैधानिक। अब बहुत सारे बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, संवैधानिक निकाय क्या है और संवैधिक निकाय क्या है। अभी दोनों बता देते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले है क्या आपका संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चे को प्रॉब्लम आता है कि संवैधानिक निकाय क्या है और सांविधिक निकाय क्या है। देखो 1 मिनट में सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। और पीवाईक्यू इसलिए तो करवा रहे हैं इतने डिटेल से कि किसी भी बच्चे को ना किसी भी प्रकार का डाउट आए ही ना, बिल्कुल छोटा सा भी डाउट ना आए। तो एक बगल ना इधर लिख देते हैं आपका संवैधानिक निकाय और इधर लिख देते हैं दूसरी तरफ सांविधिक निकाय, क्योंकि अगर दोनों में अंतर देखेंगे तो दोनों में अंतर करने के लिए अंतर लिखना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से लिखो निकाय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, बॉडी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, पहला तो यही नाम में ही देखो अंतर है दोनों में, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, नाम में ही दोनों का अंतर है, एक है स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब अगर दोनों में अंतर देखोगे ना, ये जो है ये सीधे संविधान में ही इसका उल्लेख है। इस वाले निकाय का, ये जो है आपका संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, इसका उल्लेख कहाँ है? सीधा संविधान में मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, उल्लेख कहाँ है? संविधान में, ठीक है। और इसका उल्लेख अगर देखोगे तो ये कहाँ से, सांसद या राज्य विधान, ये जो है ना सांविधिक निकाय, ये कैसे बनता है? तो ये बनता है सांसद या राज्य विधान परिषद या विधानसभा, जहाँ पे दोनों होगा तो, ठीक है, दोनों लिख देते हैं, विधान सभा लिख लो, विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। अंतर समझ में आ रहा है अब? अधिनियम के द्वारा, ठीक है। पहला तो अंतर यही है, यहाँ पे नंबर दे दे के लिख लो, पहला अंतर आपका मिल गया। अब देखो दूसरा अंतर देखोगे तो ये अपने ये जो संवैधानिक निकाय, ये अपना शक्ति कहाँ से लेता है? संविधान से लेता है। तो लिख लो शक्ति कहाँ से लेता है? ये संविधान से, ठीक है। शक्ति या फिर कार्य करने का जो इसका पावर है, ये कहाँ से लेता है? संविधान से, संविधान से। फिर तीसरा अगर देखोगे तो ये उदाहरण के लिए अगर देखोगे ना, इसमें एग्जाम्पल, जैसे इसका उदाहरण देखोगे तो इसमें आपका यूपीएससी जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वित्त आयोग। अभी जो क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन के लिए वित्त आयोग, ठीक है। ये दोनों भी, और भी बहुत सारे हैं बॉडी, आप जब पढ़ोगे तो चुनाव आयोग हो जाएगा, फिर बहुत सारे बॉडी हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है आपका संवैधानिक निकाय, ठीक है। अगर और देखोगे कि इसमें जैसे परिवर्तन करेगा तो परिवर्तन कैसे करेगा? संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन के लिए, कोई भी परिवर्तन करेगा, परिवर्तन के लिए संविधान में क्या होनी चाहिए? संशोधन, ठीक। आज के बाद भूलोगे तो नहीं संशोधन, ठीक, कि संवैधानिक निकाय क्या है और सांविधिक निकाय क्या है, नहीं भूलोगे ना। दोनों में अंतर इतने ज़्यादा बता दिए।
और इसमें देखोगे कि ये जो है ये अपना शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, ये अपना शक्ति प्राप्त करता है उस अधिनियम से, ठीक है। कहाँ से? वो अधिनियम जिसके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक। ये भी आपका क्या है, और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं आपके ये सांविधिक निकाय वाले, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी वगैरह, ये सब भी क्या है, ये सब आपका सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है, ठीक। अंतर स्पष्ट हो गया। और इसमें अगर जो कोई परिवर्तन करेगा, ठीक है, अगर मान लो कि कोई प्रकार का इसमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन, तो इसके लिए संशोधन संविधान में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संविधान संशोधन या परिवर्तन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अधिनियम में बस वो संशोधन की आवश्यकता होती है, ना कि संविधान में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो अधिनियम में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए क्या संविधान में संशोधन चाहिए? नहीं, अधिनियम में, जिस अधिनियम के द्वारा वो बना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो अब चलें क्वेश्चन पे। अब ये क्या बोल रहा है, कहाँ पे थे? देखो कोई भी टर्म आता है ना, तो मैं इसलिए आपको 360 डिग्री बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना कितने बच्चे को यही प्रॉब्लम था, सांविधिक निकाय क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, दोनों में यही अंतर होता था बहुत बच्चे को। अब अंतर नहीं होगा। अब अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वित्त आयोग था क्या हमारा? संवैधानिक निकाय था, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अब जब एनिमेटेड पीडीएफ मिलेगा ना, तो इसको जूम करके पढ़ लेना सब, ठीक है। छोटा कर देंगे यहाँ पे ताकि जगह बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, हमारा ये वित्त आयोग था क्या? संवैधानिक निकाय था। अगर और देखोगे इसके लिए अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद इसका 280 है, अनुच्छेद 280। और ये ना राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 साल पे, कितने साल पे? प्रत्येक 5 साल पे क्या होता है, इसका गठन होता है। प्रत्येक 5 साल पर गठन होता है, ठीक। समझ में आ गया। और इसका काम क्या है? केंद्र और, अगर इसका काम देखोगे, काम, तो ये क्या करता है? केंद्र और, केंद्र और राज्य के लिए ऐसे लिख देते हैं, केंद्र और राज्य के बीच, मतलब ये कर का कैसे बंटवारा होगा, ठीक है। ये सब देखता है कि आय का कैसे वितरण होगा, तो ये सब देखता है वित्त आयोग, केंद्र और राज्य के बीच, इतना ध्यान रखना। और अभी यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग, ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और फिर क्या बोल रहा है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद कितना है, 263, 263 नहीं, ये गलत है, 263 गलत है, 280 होनी चाहिए, ठीक। तो ये गलत है आपका और ये सही है, ठीक है। अरविंद पनगडिया साहब जो थे, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अभी जो वित्त आयोग 16वां होगा उसका गठन किया जाए। और ये गठन हो भी चुका है। ये कब? 16वां वित्त आयोग का अगर देखोगे टाइम पीरियड तो 2023 में ही ये गठन हुआ था, ठीक है। 16वां वित्त आयोग आपका ये हुआ था गठन। हालांकि ये डेट वेट याद रखना जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। ये बता कि 31/12/2023 को ही गठन हो चुका था, ठीक है। जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अरविंद पनगडिया साहब, ठीक। और ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना दिया है? 263। तो अनुच्छेद 263 क्या कहता है, इसको भी समझ लो, क्या पता यूपीएससी रिपीट कर दे, ठीक है। अनुच्छेद 263, तो अनुच्छेद 263 क्या कहता है? ये बोलता है कि अंतर राज्य परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतर राज्य परिषद से, ठीक है, अंतर राज्य परिषद से। तो इतना चीज़ ध्यान रखना आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे। और जो भी बच्चे नए हो चैनल को देखो, बहुत सारे PYQ करवा रखे हैं। और देखो जो हिंदी मीडियम ले रखे हो उसके लिए एक बैच आया है ऑप्शनल का, ये बैच है जो कि 23 तारीख से स्टार्ट है, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, प्लस PYQ करवाया जाएगा, उत्तर लेखन और कॉपी चेक दोनों है। वीकली डाउट सेशन, जैसे कि 6 दिन में कोई जो भी चीज़ आपने पढ़ा, कोई भी डाउट होगा तो लाइव ही आपका डाउट सेशन सोल्व किया जाएगा, और PDF भी मिल जाएगी इसमें। और प्राइवेट ग्रुप रहेगा जिसमें आप कॉपी लिख के सेंड करोगे। बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये एक्टिव रिवीजन सेशन, कोई भी जैसे लेक्चर खत्म हुआ तो उसके बाद आपका रिवीजन सेशन है। बैच का फ़ी भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। और कोई भी जानकारी इस बैच से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक बार अगर ना ये सारा चीज़ कर लोगे, आप लोग देखोगे कि आपका ना ऑप्शनल बहुत अच्छे से रेडी हो गया, ठीक है। तो जो भी हिंदी लिटरेचर लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑप्शनल के लिए, तो एक बार जरूर जाके वहाँ पे देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।